हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर 2022 और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ठीक है। तो ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो एक रिपोर्ट है जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिलीज करता है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अलोंग विथ ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के साथ एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मिल करके हाँ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। हाँ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसे मैं एसपीआई से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ये रिलीज करता है। और इसके साथ एक है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। ये दोनों मिल करके ये रिलीज करता है। ठीक है। और ये एक टूल है जिससे कि किसी कंट्री का, जैसे हमारे इंडिया का सोशल प्रोग्रेस जो है, जो नेशनल लेवल और सब नेशनल लेवल पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोशल प्रोग्रेस, इससे पता चलता है। एक इंडेक्स निकल के आता है इससे। ठीक है। तो सोशल प्रोग्रेस जो है वो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, इसके जिसमें कि 12 कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ। और ये 12 कंपोनेंट जो है 3 डायमेंशंस में डिवाइडेड है, इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में कौन कौन सा है? तो ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन का जो नीड्स होता है, हाँ ह्यूमन नीड्स हो गया एक डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन हो गया फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग। हाँ। और तीसरा डायमेंशन हो गया अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। इसमें बेसिकली जो है स्टेट लेवल पे, हाँ स्टेट लेवल पे 89 इंडिकेटर्स होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 49 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें रैंक किया जाता है, 6 टायर्स में क्लासिफाई किया जाता है। और सारे स्टेट्स को इन्हीं 6 कैटेगरीज में या टायर्स में डिवाइड करके रखा जाता है, सेगमेंट किया जाता है। जिसमें कि सबसे पहला जो टायर है दैट इज सेगमेंट कंपोनेंट जो हम बोल सकते हैं वो है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आता है हाई सोशल प्रोग्रेस क्राइटेरिया। उसके बाद अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। फोर्थ पे है लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। फिफ्थ पे है लो सोशल प्रोग्रेस। और सिक्स्थ पे है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। तो ये 6 टायर्स में स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें, ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया, इसमें वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में आता है पुडुचेरी हो गया, हाँ हाँ लक्षद्वीप हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी में आ गया, गोवा हो गया। ठीक है। और स्टेट्स में तमिलनाडु टॉप पे है, फिर केरला है, हाँ हिमाचल प्रदेश है। ये सब वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस क्राइटेरिया कैटेगरी में आता है। हाई सोशल प्रोग्रेस में आता है उत्तराखंड हो गया, हाँ उत्तराखंड, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, हाँ राजस्थान, ये सब हो गया। हाँ सॉरी नॉट राजस्थान, दिल्ली, दिल्ली होता है, दिल्ली। राजस्थान हैज कम अंडर लो सोशल प्रोग्रेस, लो मिडिल, आइल से लो मिडिल सोशल प्रोग्रेस, राजस्थान इसमें है। हाँ हरियाणा इसमें है। गुजरात कम्स अंडर लो मिडिल सोशल प्रोग्रेस। आंध्र प्रदेश कम्स अंडर लो मिडिल सोशल प्रोग्रेस। अपर मिडिल में अ, इसमें आ गया जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया। हाँ। फिर लो सोशल प्रोग्रेस में आता है यूपी है, उड़ीसा है। तो हमें मेन है टॉप और बॉटम को जानना है। टॉप में आ गया पुडुचेरी, केरला एंड तमिलनाडु। और बॉटम में वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में है झारखंड एंड, सॉरी झारखंड जेएचके, झारखंड एंड बिहार। ये आता है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में। तो हाईएस्ट जो सोशल प्रोग्रेस है वो पुडुचेरी का है, जिसमें कि जिसका कि स्कोर हुआ है 65.99। हाँ। ये एक्चुअली ये अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में ये स्टेट्स है। हाईएस्ट हाई सोशल प्रोग्रेस में है जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, सॉरी हाँ हाई सोशल प्रोग्रेस में जम्मू एंड कश्मीर पंजाब है। एंड ये अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में है उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। 65.99 स्कोर है पुडुचेरी का और ये हाईएस्ट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। हाँ इसमें प्रोग्रेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें देखा गया कि जो पुडुचेरी में है पर्सनल फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। शेल्टर हो गया, हाँ
वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जहाँ हम लोग लिखे ह्यूमन नीड्स, वेलबिंग के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पर्सनल फ्रीडम का ज़रूरत है, वेलबिंग के लिए पर्सनल फ्रीडम का ज़रूरत है, ह्यूमन नीड्स के लिए शेल्टर, वाटर एंड सैनिटेशन ज़रूरत है। तो ऑल दीज आर अच्छा लेवल है इस सब का पुडुचेरी में, इसलिए सोशल प्रोग्रेस रैंक इंडेक्स में ये सबसे ज़्यादा रैंकिंग है। और जो लीस्ट है वो दैट इज़ बिहार और झारखंड का है, जो कि स्कोर लोएस्ट किया है बिहार एंड झारखंड। अगेन मोस्ट ऑफ द इंडेक्स बिहार एंड झारखंड आर बैकवर्ड। तो 43.95 है एंड 44.47 है। तो विवेक डेब्रॉय जो है, ये डेब्रॉय इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और EAC, that is Economic Advisory Council to the Prime Minister, releases social progress report assessing states and district based on 12 components across 3 critical dimensions, जिसमें कि human needs है, well-being और opportunities है। These are the 3 dimensions. So ये था इस न्यूज़ के बारे में। फिर 50 defaulters have defrauded banks of 92,000 crore according to Finance Ministry। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो लोकसभा में एड्रेस कर रही थी, उसमें बताया कि 50 डिफॉल्टर्स जो है वो अराउंड 92,000 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट किए हैं, एंड दीज आर द विलफुल डिफॉल्टर्स। तो टॉप 50 जो है उसमें टॉप पे कौन है? गीतांजलि जेम्स। गीतांजलि ये सबसे ज़्यादा पैसा लेके मतलब डिफ्रॉड किया है। हाँ, और गीतांजलि जेम्स बेसिकली मेहुल चौकसी का है। हाँ, और इसने अराउंड 7,800 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट कर रखा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है रिकवर किया है, कोशिश किया, बट अराउंड सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपीस ही, 1 लाख करोड़ रुपीस जो है जितना रिटर्न ऑफ हुआ था, हाँ, उसमें से सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपीस रिटर्न ऑफ अमाउंट से रिकवर कर पाया है। नीरव मोदी का जो फॉर्म था, नीरव मोदी कंपनी, नॉट फॉर्म, नीरव मोदी का कंपनी जो है फायर स्टार, हाँ, ये 49th प्लेस पे है इन ये 50 रैंक डिफॉल्टर्स में। इट हैज़ कम इन ऑन 49th प्लेस, और इसने डिफॉल्ट किया अराउंड 803 करोड़ रुपीस। और ये दोनों जो है गीतांजलि जेम्स और नीरव मोदी का ये कंपनी दोनों जो है पीएनबी के स्कैम में ही इन्वॉल्व है, पीएनबी से इनका एक्सपोजर था। अदर प्रोमिनेंट अगर हम बात करें और कौन कौन फ्रॉड्स में है, तो ईरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, ईरा इंफ्रा है। उसके बाद रई एग्रो है। फिर 5th पे एबीजी शिपयार्ड है, शिपयार्ड। उसके बाद विंसम विंसम डायमंड विंसम डायमंड है। और रोटोमैक रोटोमैक ग्लोबल। तो इन्होंने भी अराउंड जैसे अगर हम बात करें इरा इंफ्रा का, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है 5,879 करोड़ रुपीस का है। उसके बाद रई एग्रो का बात करें तो 4,800 के अराउंड करोड़ रुपीस का है। एबीजी शिपयार्ड का 3,708 करोड़ रुपीस का फ्रॉड है। विंसम डायमंड का अराउंड 2,931 करोड़ का है, एंड रोटोमैक ग्लोबल ऑफ कोर्स 2,893 करोड़ रुपीस का है। सो रैंक वाइज देखें तो ये सब की प्रोमिनेंट डिफॉल्टर्स है। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो है ना, कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर मतलब जिनका इंटेंशन नहीं है पे करने का, वो चाहे तो कर सकते हैं पर फिर भी नहीं पे कर रहे हैं, तो दोज आर कॉल्ड द विलफुल डिफॉल्टर्स। तो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी विलफुल डिफॉल्टर्स को जो है, एनी विलफुल डिफॉल्टर्स, हाँ, कोई भी विलफुल डिफॉल्टर्स को एडिशनल फैसिलिटी एक्स्ट्रा और कुछ नहीं दे सकता बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसको कोई भी नया वेंचर में वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है जिसमें के लिए कि बोरोइंग का जरूरत पड़े, कहीं से नहीं मिल सकता पैसे फॉर 5 years। तो विलफुल डिफॉल्टर्स जो है उसके प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स को डिबार कर दिया जाता है, किसी भी कैपिटल मार्केट से भी एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब इक्विटी शेयर्स वगैरह लॉन्च नहीं कर सकता है, चाहे वो बैंक से बोरो नहीं कर सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस होता है विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर। ये लोग के पास पैसे होते पर फिर भी नहीं देना चाहते हैं। तो मेहुल चौक से गीतांजलि जेम्स टॉप्स द डिफॉल्टर्स लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई स्लैब्स 2.66 करोड़ पेनल्टी ऑन बैंक ऑफ बरहेन एंड कुवैत बीएससी इन इंडियाज ऑपरेशन। मतलब कि जो इंडिया में ये दो बैंक चल रहे हैं, बैंक ऑफ बरहेन एंड कुवैत, तो इनके ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाया है। क्यों पेनल्टी लगाया है? बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन आवर कंट्री। हाँ, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इसलिए आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर के, और इसलिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाया है। क्योंकि इन्होंने जो रेगुलेटरी डायरेक्शंस है, अगर आरबीआई कुछ गाइडलाइंस लाता है और वो फॉलो नहीं करता है तो फिर आरबीआई को इसके ऊपर फाइन लगाना पड़ता है। तो नॉन कंप्लायंस हुआ है रेगुलेटरी डायरेक्शन का। कौन सा डायरेक्शन? रिलेटेड टू साइबर,
साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स। तो ये गाइडलाइन वहीं फॉलो करने के कारण तो पेनल्टी इम्पोज किया गया है, आरबीआई के पास इसका पावर है। कौन सा एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई फाइन कर सकता है अगर वो आरबीआई का जो रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करता है तो बैंक ने क्या हुआ था कि ये बैंक्स जो है, बैंकों के कस्टमर का बहुत सारा डेटा रहता है, डेटाबेस रहता है, और जो है उसको डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ कुछ इनिशिएटिव लेना होता है बैंक्स को, पर ये इन बैंकों ने नहीं लिया था। हाँ, कुछ वैसा सिस्टम इन प्लांट नहीं किया था जिसमें कि कोई भी अनऑथराइज जो है एक्टिविटी नहीं को रोका जा सके उसके डेटाबेस में। तो क्योंकि उनके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं था इसलिए किया गया। दूसरा कि उसका ऑडिट नहीं कर हो रहा था, ठीक है, ऑडिट लॉग होना चाहिए था डेटाबेस का, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, सर्वर का, तो वो नहीं हो रहा था, ऑडिट लॉग नहीं था। फिर क्या बोले, अनऑथराइज जो है एक्सेस हो सकता था उनके डेटाबेस के सर्वर में। हाँ। फिर आरबीआई का गाइडलाइन होता है कि मल्टीपल ऑथराइजेशन होना चाहिए। जैसे आप छोटा सा अगर कैश विड्रॉल के लिए भी अगर बैंक के पास जाओगे ना, तो पहले क्लेरिकल एंट्री करेगा, उसके बाद एक ऑथराइजर रहेगा, उसके बाद फिर कैशियर रहेगा। तो मल्टीपल ऑथराइजेशन होता है। अगर चेक अमाउंट ज़्यादा है तो फिर मैनेजर को भी ऑथराइज करना होता है। हाँ, क्लेरिकल एंट्री करेगा, उसके बाद जो बैंक का जो होता है स्केल 1 ऑफिसर वो ऑथराइज करता है, उसके बाद स्केल 2 ऑफिसर ऑथराइज करता है, तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। उसी तरह मल्टीपल ऑथराइजेशन होना चाहिए। हाँ, अगर एक्सेस करना है कोई भी क्रिटिकल सर्वर्स को, तो ये मल्टीपल ऑथराइजेशन सिस्टम नहीं था इन बैंकों में, इसलिए करना पड़ा। फिर साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लान भी होना चाहिए सारे बैंकों के पास। जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्लान रहता है बैंक के पास, उसी तरह साइबर क्राइसिस का मैनेजमेंट, अगर साइबर अटैक होता है तो उसमें क्या क्या किया जाएगा, क्या स्टेप्स लिया जाएगा ताकि इमीडिएटली स्टॉप किया जाए या फिर आगे ना हो, तो वो मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, पर ये नहीं था, इसलिए आरबीआई को इन बैंकों के ऊपर जो है पेनल्टी लगाना पड़ा। तो रिजर्व बैंक इम्पोज द पेनल्टी ऑन बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएसई इंडियाज ऑपरेशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्लान्स टैक्स वेवर फॉर आईडीबीआई बैंक बायर्स टू अट्रैक्ट मोर शूटर्स। तो गवर्नमेंट, हमें पता है गवर्नमेंट और एलआईसी जो है आईडीबीआई के में स्टेक होल्डर है, मतलब उसके शेयर्स गवर्नमेंट और एलआईसी के पास है। तो अराउंड 95% ऑफ द स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों मिल करके ओन करता है, जिसमें कि ये गवर्नमेंट दोनों मिल के अराउंड 60.72% ऑफ द शेयर्स बेचना चाह रहा है आईडीबीआई बैंक में किसी भी प्राइवेट एंटिटी को। तो लास्ट वीक जो है गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था डेडलाइन कि सबको बिड सबमिट करना होता है, जो भी जिसको भी खरीदार है जो भी खरीदना चाहता है आईडीबीआई में स्टेक, तो उसने बिड के लिए डेट को रख दिया है जनवरी 7 एक्सटेंड करके कर दिया, क्योंकि बिडर्स उतने आ नहीं रहे होंगे तो फिर एक्सटेंड कर दिया। ऊपर से फिर क्योंकि इस टाइम में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, हाँ, जो कि मर्जर एक्विजिशन को देखते हैं, तो वो लोग अभी क्रिसमस के छुट्टी में रहते हैं, तो बेसिक इसलिए एक्सटेंड करना पड़ा। तो एक बार जब ये बिड प्लेस हो जाएगा ना, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि टैक्स वेव कर देंगे जो भी बायर होगा इसके शेयर्स का, जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग करना चाहेगा उसको टैक्स से बचा दिया, मतलब टैक्स कंसेशन दिया जाएगा। तो क्या है कि अभी राइट नाउ जो टाइम बिड किया जाएगा, हाँ, जब से स्टार्ट होगा और जब क्लोज होगा, हाँ, तो इस बीच में क्या होगा कि आईडीबीआई का जो शेयर्स है उसका प्राइस बढ़ेगा, राइट, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट करेगा कि प्राइवेटाइज होगा तो एफिशिएंट होगा, तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगा। तो शेयर का डिमांड बढ़ने से क्या होगा, उसके प्राइसेस में इंक्रीज होंगे। तो प्राइस इंक्रीज जब होता है तो फिर जब भी शेयर प्राइस में चेंजेस आते हैं, हाँ, तो उसका जो इनकम उससे जनरेट होता है उसे बैलेंस शीट में अदर इनकम में रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ, और ये अदर इनकम जो है टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल एट 30% टैक्सेबल होता है, प्लस उसमें सरचार्ज लग जाता है, हाँ, सरचार्ज हो गया, प्लस कोई सेस है तो वो सेस लग जाता है, तो ये काफ़ी हाई अमाउंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है क्योंकि इस दौरान जब से बिड प्लेस होगा और जब तक क्लोज होगा उस दौरान अगर कोई प्राइस चेंज होता है जिसके कारण कि अदर इनकम जनरेट होगा, तो फिर ये टैक्स को वेव कर दिया जाएगा। तो इसलिए कर रहा है गवर्नमेंट, ताकि जो है ल्यूक्रेटिव बन जाए, ताकि जो अच्छे बिडर्स आए इनके पास, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बिड कर सके।
तो और ये बिड होने के बाद जो है सबसे पहले तो जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिखाएगा बिड करने में इच्छुक होगा, तो आरबीआई सबसे पहले तो उसको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में देखेगा कि हाँ ये क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं, आरबीआई का जो क्राइटेरियाज है वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, उसके बाद ही वो बिड कर सकते हैं। तो द गवर्नमेंट प्लान टैक्स वेवर विल अलाउ अ पोटेंशियल बायर टू अवॉइड दिस लेवी, जो भी इससे टैक्स वेवर का वो बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट इज इंडिया बैंक टू सी रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ ओवर 19 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23 अकॉर्डिंग टू इकरा। इकरा एक एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज है, उसने जो है रिवाइज किया है बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक को अभी हाल फिलहाल टू पॉजिटिव, मतलब अभी पॉजिटिव आउटलुक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो। हाँ, तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि डोमेस्टिक कंडीशंस जो है बैंक का वो अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ इनको लग रहा है कि हाँ फेवरेबल होगा, हाँ क्रेडिट ग्रोथ जो है फेवरेबल होगा, और जो एसेट क्वालिटी है, एसेट मतलब जो लोन दे रखा है उसका क्वालिटी है वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि सब एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, मतलब एसेट क्वालिटी इज गुड। तो इसलिए जो है बैंकिंग सेक्टर को पॉजिटिव आउटलुक में रखा है, और इन्हें ऐसा लग, अकॉर्डिंग टू इकरा, इट अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंट इन क्रेडिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23, जो कि ऑल टाइम हाई अराउंड 18 से लेकर के 19 ट्रिलियन रुपीज होगा, हाँ इन फाइनेंशियल 23 क्रेडिट ग्रोथ जो है। और फाइनेंशियल 24 में भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोमेंटम जो है सेम मेंटेन रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा। हाँ डिस्पाइट उस टाइम हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़े और लिक्विडिटी कंडीशन थोड़ा टाइट हो, लेकिन फिर भी इट इज एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा क्रेडिट का। क्रेडिट एक्सपेंशन मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा इस टाइम में, देयर इज ए स्टिफ कॉम्पिटिशन, बैंक के पास पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक्स है, हाँ रीजनल रूरल बैंक्स है, तो देर इज ए स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग ऑल। फिर और भी छोटे छोटे, अब तो फिनटेक कंपनीज भी साथ में आ गए हैं, तो ऑल दीज आर गोइंग टू क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जिसके लिए कारण की है क्रेडिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्रेडिट एक्सपेंशन जो है, जो डिकेडल हाई है राइट नाउ, अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, तो नवंबर 2022 राइट नाउ, अभी जो पिछला मंथ था, उसमें क्रेडिट एक्सपेंशन वाज एट रुपीज 10.6 ट्रिलियन रुपीज। हाँ दिस इज टू मच, अराउंड 17.6% अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। और ये ग्रोथ क्रेडिट का बेसिकली रिटेल में हुआ, एमएसएमई में हुआ, हाँ एग्रीकल्चर में हुआ, और जो क्रेडिट का डिमांड वो बहुत ज़्यादा है, ओवरसीज से ओवरसीज बोरोइंग से डिमांड है, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट से डिमांड है, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, मतलब कि एनपीए लेवल जो है वो घटा है, तो ग्रॉस स्लिपेज जिसे बोलते हैं, हाँ ग्रॉस स्लिपेज दैट इज कि फ्रेश कितने एनपीए में स्लिप कर रहा है, फ्रेश एनपीए कितना हो रहा है उसका बात करें, तो ये पूरे डिकेड में अभी तक सबसे कम है। अगर हम लोग हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 का बात करें, 6 महीना ऑफ फाइनेंशियल 23, मतलब मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त तक, मतलब अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का बात करें ऑफ दिस ईयर, अप्रैल से सितंबर 22, विच इज हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में देखें, तो द ग्रॉस स्लिपेज ऑफ एनपीए अराउंड 2.2% है, मतलब जितना लोन एडवांस दिया गया उसमें 2.2% ही एनपीए में स्लिप किया है। ये पूरे 10 ईयर्स में, मतलब एक डिकेड में सबसे कम है ये एनपीए स्लिपेज, दिस इज द लोएस्ट। और इसमें जो हम बात करें रिकवरी भी बहुत अच्छा हुआ है, हाँ द बैंक्स हैव बीन एबल टू रिकवर मच बेटर। तो इस कारण से जो नेट स्लिपेज है, ग्रॉस स्लिपेज हो गया टोटल एनपीए, और रिकवरी के बाद क्या बचता है, नेट स्लिपेज, इसलिए नेट स्लिपेज भी इट हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। तो दिस इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड कि फाइनेंशियल ईयर जैसे प्रीवियस ईयर, इस बार जैसे हमने कहा कि अराउंड 18 से 19 ट्रिलियन, हाँ क्रेडिट ग्रोथ होगा। लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें, जैसे 2000 फाइनेंशियल 19 में, लास्ट टाइम 2019 में द क्रेडिट ग्रोथ वाज अराउंड रुपीज 11.4 ट्रिलियन, and this year it is expected to be around 18 से 19 trillion. So this was about India's bank to see record credit growth of 19 trillion in financial year 23. The growth momentum is expected to remain strong in financial year 24 as well. फिर India's gross direct tax collection up 26% to rupees 13.63 lakh crore for financial year 23. तो ये ग्रोथ एग्जैक्ट फिगर्स में अगर बात करें तो ग्रोथ हुआ है अराउंड 25.90% इन फाइनेंशियल ईयर 23, तो मतलब 22-23 में, अप्रैल 22 से मार्च 23 तक में।
तो अभी तो दिसंबर ही चल रहा है, स्टिल 3 मंथ्स और अभी बचा हुआ है। तो ग्रॉस कलेक्शन का अगर हम देखें 17 दिसंबर 2022 तक, हाँ, मतलब अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक, तो ग्रॉस कलेक्शन अराउंड हुआ है 649, 5 zeros आर इन लाख, तो 13,63,649 करोड़ रुपीस, इतना का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर कितना हुआ था? पिछले साल इट वाज अराउंड 10,83,150 करोड़, 10,83,150 करोड़। इसी टाइम पीरियड में इतना था, इस साल इतना हुआ, मतलब इट हैज इंक्रीज बाय 25.90%। ये जो है 13,63,649 करोड़, हाँ, तो ये डायरेक्ट टैक्स से आया है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इसमें दो कंपोनेंट होगा, हाँ, एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब, हाँ, और दूसरा हो गया पर्सनल इनकम टैक्स जो हमारे इनकम से कटता है, ये कंपनीज के ऊपर है। तो पर्सनल इनकम टैक्स से कितना आया? अराउंड 6,35,920 करोड़, हाँ, और बाद बाकी जो है 7,25,036 करोड़, ये कॉर्पोरेशन टैक्स से आया, एंड दिस इज 6,35,920 करोड़। ठीक, टोटल 13,63,649 करोड़। और ये रोबस्ट टैक्स कलेक्शन का मतलब क्या है? इतना अच्छा टैक्स कलेक्शन, और इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो रिबाउंड कर चुका है, हाँ, इकोनॉमी इज रिबाउंड फ्रॉम द पैंडेमिक, कोविड-19 से रिबाउंड कर चुका है। और इससे क्या है, और इसका मतलब ये भी है कि अर्निंग जो है, हाँ, वो जो है कंपनीज का और इंडिविजुअल्स, कंपनीज का इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ रहा है, और इंडिविजुअल्स का अर्निंग जो है वो बढ़ा है। नेट टैक्स कलेक्शन का बात करें, हाँ, नेट टैक्स मतलब क्या हो गया कि जो ग्रॉस टैक्स जो लगा उसके बाद फिर रिफंड भी लोग क्लेम करेंगे ना इसमें, हाँ, रिफंड क्लेम करते हैं, तो फिर नेट टैक्स जो है वो ग्रॉस टैक्स माइनस रिफंड करने के बाद जो बचता है वो नेट टैक्स है। तो नेट टैक्स कलेक्शन भी फाइनेंशियल 23 में सर इट हैज इंक्रीज्ड एट ये इंक्रीज हुआ अराउंड 25.90% ग्रॉस टैक्स। नेट टैक्स जो है इंक्रीज हुआ अराउंड 19.81%। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें, इट हैज इंक्रीज बाय दिस मच, मतलब लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 9,47,959 करोड़, and this year it is net tax collections 11,35,754 crores. This was last year and this is this year net tax. तो बजट एस्टिमेट का अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से, हाँ, इट वाज एक्सपेक्टेड, हाँ, हमें 13,63 करोड़ मिल चुका है, हाँ, 13,63 करोड़, और बजट में इट वाज एस्टिमेट किया था कि वी विल गेट अराउंड 4.20 लाख करोड़, 14.20 लाख करोड़, पर हमें अभी तक कितना मिल गया? 13.63 लाख करोड़ मिल चुका है दिसंबर तक। तो वी विल इजीली अचीव द बजट टारगेट ऑफ 14.20 लाख करोड़। लास्ट ईयर जो था इट वाज अराउंड 14.10 लाख करोड़ टारगेट था, दे हैड इंक्रीज टू 14.20। So this was all about India's gross direct tax collection has increased by around 26%. Next is, despite India's interest rate hike, listed realty firms see dip in the cost of the debt. तो एक्चुअली क्या है ना कि कॉस्ट जो है, जो बोरो करता है, रियल एस्टेट कंपनीज जो है, जो भी रियल एस्टेट बनाता है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, हाँ, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो इनका जो ये बैंक से बोरोइंग करते हैं पहले, तो उसके बाद फिर बनाते हैं, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा था। Q4 का अगर हम बात करें, दैट इज जनवरी से लेकर के मार्च, जनवरी से मार्च 2022, लास्ट इस साल का स्टार्टिंग का टाइम, तो उस समय जो है डेप्थ का जो कॉस्ट था, जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा था, वो बहुत ज़्यादा था, और ये सबसे ज़्यादा हो गया था Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में, दैट इज अक्टूबर 21 से दिसंबर 21, इस टाइम में ये सबसे ज़्यादा था, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज़्यादा था। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि दे शुड इंटरवीन, हाँ, ताकि जो अवेलेबिलिटी मिल सके, जो भी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले जो फर्म्स थे ना, लिस्टेड रियल्टी फर्म्स जो लिस्टेड है, ऑफ कोर्स उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, गुड ट्रैक रिकॉर्ड था, पे मतलब अगर ये बैंक से लोन लेते हैं तो वो टाइमली रीपे कर पा रहे होंगे, तभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड इन डेप्थ रिपेमेंट जिसे बोलते हैं वो अच्छा होगा। फिर सेकंड हो गया कि मार्केट एक्सेप्टेंस अच्छा है, क्योंकि इनका ब्रांड इमेज है, हाँ, इन कंपनीज का, अच्छे बड़े कंपनीज का जो लिस्टेड रहते हैं ब्रांड इमेज होता है, हाँ, तो जिसे हम मार्केट एक्सेप्टेंस, कोई भी आराम से लोन दे देता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन अगर इनको चाहिए तो तुरंत मिल जाता है। फिर ब्रांड का वैल्यू है, ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट रहता है,
जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाते हैं, हाँ। मैनेजमेंट डिसिप्लिन रहता है, मतलब जो मैनेजमेंट है ऐसा नहीं कि डिस्क्वालिफाइड है, कहीं के कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसा नहीं है। या फिर तुरंत तुरंत मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है, एक एक जा रहा दूसरा आ रहा है, ऐसा नहीं है, स्टेबल है। तो फिर इसमें इस केस में जो है ट्रस्ट वर्दी हो जाता है, और लॉन्ग टर्म रहता है फाइनेंशियल इंटरेक्शन विद जो भी बैंक्स है जहाँ से भी बोरो कर रहे हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स है, तो फिर इनको ईजी हो जाता है, बिग प्लेयर्स को फंड रेस कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल रियल इस्टेट्स है उनके लिए दिक्कत है, हाँ। उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारे चीज़ एंजॉय नहीं करते हैं, तो फिर दे डू नॉट, स्मॉल रियल इस्टेट प्लेयर्स डू नॉट एंजॉय दिस बेनिफिट। तो एक फंडिंग क्रंच था रियल एस्टेट में फ्रॉम 2016 से 2019 में स्पेशली, क्योंकि इस टाइम में जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा था, एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन था अभी भी, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इकोनॉमी विल स्लो डाउन। IL&FS क्राइसिस हुआ था रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो इन्वेस्टर्स जो है वो सोचते, इन्वेस्ट करने से पहले रियल एस्टेट में सोचते थे कि वी शुड बी डूइंग इट और नॉट। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिया, जिस लिक्विडिटी जो है इन रियल एस्टेट्स के लिए बढ़ाया, हाँ। जैसे कि रेपो रेट के इसके लिए कम किया, रेपो रेट वॉज डिक्रीज्ड, हाँ। लोन का जो भी लोन है उसे रिस्ट्रक्चर कर दिया, रिस्ट्रक्चर मतलब कि इफ़ इट इज स्लिपिंग टू एनपीए तो ओके, उसका जो टाइम ऑफ रीपेमेंट है वो बढ़ा देता है, हाँ। कि आप अभी जैसे मंथली पे करना तो ओके आप क्वार्टरली पे कर दो, इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर दिया। या फिर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस कर दिया, ट्विक कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी डिक्रीज कर दिया रियल एस्टेट के लिए। उसके बाद रिलीफ पैकेज दिया ऑफ कोर्स कोरोना के समय में, जैसे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी प्रोवाइड किया। सो दीज आर द स्टेप्स जो आरबीआई ने लिया ताकि रियल एस्टेट को बोरो करने में दिक्कत ना हो। तो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, लेकिन फिर भी लिस्टेड रियल एंटिटीज सी अ डिप इन द कॉस्ट ऑफ डेप्थ, ऑफ कोर्स बिकॉज दे एंजॉय दिस बेनिफिट्स, and depth cost of 8 listed entities at the lowest since the pandemic. So this was all about the news. I hope आपको ठीक अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं।